बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.5 के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 13 के उदाहरण संख्या 33 और 34 को हल करते हैं। तो आइए बात करते हैं उदाहरण संख्या 33। और बच्चों ध्यान रखिए, ये विविध प्रश्नावली के उदाहरण और प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए क्यों है, क्योंकि हमने देखा 13.1, उसके बाद में हमने पढ़ा 13.2, उसके बाद में हमने पढ़ा 13.3 और फिर 13.4 और फिर 13.5, और अब अपन पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली 13। विविध प्रश्नावली 13, और इसमें जो प्रश्न है यहां से सबके मिक्स होंगे, अर्थात सभी प्रश्न यहां सम्मिलित होंगे किसमें, इस विविध प्रश्नावली के उदाहरणों में और उनके प्रश्नों में, उदाहरण व प्रश्नों में। और 13.1 में हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंध प्रायिकता, सहप्रतिबंध प्रायिकता। अर्थात हमें यहां पे पता था कि 13.1 के सभी प्रश्न कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है, अर्थात अपन यहां पे तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ए घट जाए तब बी की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। तो इस फॉर्मूले की सहायता से ये सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि माइंड में अपने पास क्या है कि 13.1 के सभी प्रश्न किस में होंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। उसके बाद में 13.2 में हमने देखा गुणन प्रमेय, ए घटना तथा बी घटना के एक साथ गठित होने की प्रायिकता गुणन प्रमेय तथा, तो यहाँ हमने देखा गुणन प्रमेय और स्वतंत्र घटनाएं व स्वतंत्र घटनाएं। और इससे हमें पता लग जाता है कि 13.2 के सारे प्रश्न यहां से हैं, तो इसकी सहायता से अपन सोल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार यहां पे हमने देखा था बेज प्रमेय, तो ये पता था कि इसके जो प्रश्न हैं सारे बेज से जाएंगे। उसके बाद में यहां पे हमने देखा यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर व प्रायिकता बंटन, और इसी के अंदर हमें प्राप्त किया था माध्य और प्रसरण। उसके बाद में हमने 13.5 के प्रश्नों को हल किया बर्नौली परीक्षण से, बर्नौली परीक्षण, और इसी के अंदर था द्विपद बंटन। तो यहां हमें ये पता था कि ये प्रश्न आएंगे तो इससे हल करना है, इसके जो प्रश्न है वो इनसे हल करना है, इसके जो प्रश्न होंगे बेज से हल करना है। 13.4 के सभी प्रश्न उदाहरण हमें यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन से है, और 13.5 से बर्नौली से है। परंतु यहाँ पे ये बात नहीं है, क्योंकि विविध प्रश्नावली का मतलब है कि सारे प्रश्नों, अर्थात यहाँ से सभी प्रश्नों का समावेश होगा किसमें, विविध प्रश्नावली के प्रश्नों और उदाहरणों में। तो यहाँ हमें ये पहले पहचानना भी है कि ये प्रश्न कहाँ से है, अर्थात 13.1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, तो अपन कैसे कंडीशनल से है या गुणन से है या बेस से है या यादृच्छिक से है या बर्नौली से। तो यहाँ पे हमें प्रश्नों को पहचानना भी है, प्रश्नों की पहचान, और इनकी पहचान करना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। अगर हमने पहचान कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ एग्जाम में आना है वो ये नहीं लिखा होगा कि ये सहप्रतिबंध से है, क्योंकि सहप्रतिबंध में तो लिखा हो सकता है, परंतु बाकी बेज में, यादृच्छिक में और यहाँ बर्नौली में ये लिखा नहीं होता कि ये कैसे है। तो प्रश्नों की पहचान भी करनी है, उसके बाद में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसलिए यहाँ के जो प्रश्न हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांस भी होते हैं। तो बात करते हैं अपने उदाहरण संख्या 33 की, और इसको अपन हल करेंगे। तो पहले तो अपन पहचानेंगे कि इसको हमें किससे सोल्व करना है, बेस से करना है, बर्नौली से करना है, यादृच्छिक चर से करना है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करना है, और उसके लिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो पहली बात है कि 4 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाए गए तरह से आवंटित की गई है, अर्थात डिब्बे दिए हुए 1, 2, 3, 4, और इन डिब्बों में रंगीन गेंदें हैं, काले रंग की, सफ़ेद, लाल और नीले, और वो कितनी कितनी है वो यहाँ पे हमें दी हुई है। और ये कुल गेंदें कितनी होगी वो भी अपन बात कर लेते हैं, कुल गेंद। तो कुल गेंद यहाँ पे 4, 6, 10, 15, 16, 17, 18, तो ये तो 18 हो गई। यहाँ पे 2, 4, 6, 2, 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगी डिब्बा 2 में। यहाँ पे 5, 6, 7, तो ये 7 हो जाएगी। और यहाँ पे अपन बात करेंगे तो देखिए 6, 4, 10 और 3, 13। तो इस प्रकार से
डिब्बा 1 में कुल गेंदें कितनी है, डिब्बा 2 में 8 है, डिब्बा 3 में 7 है और डिब्बा 4 में 13 गेंदें हैं। ये कुल गेंदें भी हमने निकाल ली। अब आगे कह रहा है कि एक डिब्बे को यादृच्छिक से चुना गया और फिर उसमें से एक गेंद निकाली गई। यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बा 3 से निकाला गया है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि डिब्बे को यादृच्छिक से चुना गया और उसके बाद में एक गेंद निकाली गई, तो पता लग गया घटना में घटना है। तो यहाँ पे घटना में घटना, और घटना के अंदर घटनाएं होने पे अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या क्वेश्चन बेस से सोल्व हो सकता है क्या। और उसकी दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे डिब्बा 3 से निकाली गई है। अगर जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसका विकल्प मिल जाए, अर्थात डिब्बा 1 से भी हो सकता है, 2 भी और 4 भी, अर्थात इसका विकल्प मिल गया, विकल्प। और विकल्प ही क्या होता है, सैंपल स्पेस का विभाजन होता है। अर्थात ये सैंपल स्पेस का क्या करता है, विभाजन करता है। और सैंपल स्पेस का जहाँ विभाजन होता है वो क्वेश्चन किससे होता है, बेज से होता है। और देखिए, और हमें पता है कि एक घटना अर्थात जो गेंद निकाली है काली है सफ़ेद है, वो घटना हमें ज्ञात है, अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये घटना ज्ञात है, तो ये घटना हमें ज्ञात घटना दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें देखना है घटनाओं में घटना हो जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसका विकल्प हो, अर्थात सैंपल स्पेस का विभाजन होता हो, सैंपल स्पेस का क्या हो रहा हो, विभाजन होता हो। तो वहाँ पे अपन किसका उपयोग करते हैं, बेज प्रमेय का उपयोग करते हैं। अब आगे कह रहा है कि गेंद डिब्बा अर्थात काली गेंद आती है, वो कहाँ से आए, इस डिब्बा 3 से आए, उसकी क्या प्रायिकता है वो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अर्थात ए काली गेंद आती है डिब्बा 3 से, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो उससे पहले हमें पता करना है घटनाएं, और घटनाएं मानना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो माना E1 घटना, E2 घटना, E1 घटना और E2 घटना, इसी प्रकार E3 घटना, क्योंकि डिब्बे अपने पास कितने हैं, 4 है, E4 घटना, और ए घटना जो हमें ज्ञात है अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपन डिब्बा 3 का चुनाव को E1 घटना मान सकते हैं, तो भी अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ना भी माने डिब्बा 1 को E1 है, डिब्बा 2 को E2, डिब्बा 3 को E3 और डिब्बा 4 को E4, तो भी कोई समस्या नहीं है। तो अपन मान लेते हैं E1 घटना डिब्बा 1 का चुनाव, ये अपनी घटना कौन सी हो गई, E1। इसी प्रकार E2 घटना डिब्बा 2 का चुनाव, ये अपनी घटना E2। फिर E3 घटना डिब्बा 3 का चुनाव, ये अपनी घटना E3। इसी प्रकार डिब्बा 4 का चुनाव, ये अपनी घटना हो गई E4। और गेंद का काली रंग का निकलना, ये घटना हमें ज्ञात है, क्वेश्चन में दे रखा है काली रंग की गेंद निकलती है, वो घटना ए हो गई। तो इस प्रकार से इन घटनाओं को इस रूप में छांट लिया, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बेज का इतना ही क्वेश्चन है। अब इनकी प्रायिकता निकालनी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 निकालना है, फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E2, फिर हमें प्रोबेबिलिटी E3 और फिर निकालनी है प्रोबेबिलिटी E4। अर्थात डिब्बा 1 के चुनाव की प्रायिकता, डिब्बा 2 के चुनाव की प्रायिकता, डिब्बा 3 के चुनाव की प्रायिकता, डिब्बा 4 के चुनाव की प्रायिकता। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है कि डिब्बा 1 का चुनाव कर लिया, उसमें काली गेंद आए, डिब्बा 1 का चुनाव किया तब काली गेंद आए, उसकी प्रायिकता। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिब्बा 2 का चुनाव कर लिया तब काली गेंद आई, उसकी प्रायिकता। डिब्बा 3 का चुनाव हमने कर लिया तब उस काली गेंद उसमें से आए तब उसकी प्रायिकता। और इसी प्रकार से डिब्बा हमने चौथा चुनाव कर लिया तब उसमें से काली गेंद आए, उसकी प्रायिकता। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे निकाल लेना है। और फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी E3, अर्थात काली गेंद आती है, ये हमें ज्ञात है, डिब्बा 3 का चुनाव होता है तब काली गेंद आए, उसकी प्रायिकता, ये हमें निकालनी है। अर्थात इसका फॉर्मूला होता है, ये हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी E3 अर्थात डिब्बा 3 का चुनाव और
गुणा प्रोबेबिलिटी डिब्बा 3 के चुनाव से काली गेंद उसकी प्रायिकता अपॉन यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लिख देंगे, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी गुणा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 अर्थात डिब्बा 1 का चुनाव उसमें से काली गेंद आए उसकी प्रायिकता प्लस है प्रोबेबिलिटी E2 डिब्बा 2 के चुनाव की प्रायिकता और डिब्बे 2 के चुनाव में करने के बाद में उसमें से काली गेंद आए उसकी प्रायिकता प्लस डिब्बा 3 के चुनाव की प्रायिकता और डिब्बा 3 का चुनाव किया तब उसमें से काली गेंद आए E3A उसकी प्रायिकता। इसी प्रकार से डिब्बा 4 का चुनाव तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E4 और डिब्बा 4 के चुनाव से काली गेंद आए उसकी प्रायिकता, ये हमें सोल्व करना है। तब हमें प्राप्त हो जाएगा डिब्बा 3 का चुनाव, ये हमें ज्ञात है कि वो काली गेंद है उसकी प्रायिकता, इसके फायदा से हमें मिल जाएगा, अर्थात बेज प्रमेय से ये फॉर्मूला है। देखिए अब इनकी प्रायिकता की हमें जरूरत पड़ेगी, अर्थात यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी E1 इसका मतलब क्या है कि डिब्बा 1 के चुनाव की प्रायिकता, तो डिब्बा 1 के चुनाव की प्रायिकता है तो डिब्बा 1 के चुनाव की प्रायिकता वो अपने पास में फेवर में घटना हो गई, अर्थात यहाँ पे फेवर में घटना क्या है 1 और कुल घटनाएं कितनी है 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा 4 डिब्बा, तो कुल क्या है 4 और फेवर में कितना है 1, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा अनुकूल बटे कुल तो 1/4। डिब्बा 2 के चुनाव की प्रायिकता वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 की, तो फेवर में घटना 1 कुल कितनी है 4, तो ये भी 1/4। इसी प्रकार से इसकी प्रायिकता निकालनी है तो फेवर में 1 और कुल 4 और इसी प्रकार इसकी प्रायिकता निकालनी है तो फेवर में 1 और कुल 4, तो ये सभी की प्रायिकता 1/4 प्राप्त हो गई। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है, इसको समझ में पढ़ना आना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि डिब्बा 1 का चुनाव कर लिया तब हमें काली गेंद आए उसकी प्रायिकता, और उसके लिए हमें सारणी देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो डिब्बा 1 का चुनाव हमने कर लिया तब उसमें से काली गेंद आती है ये काली गेंद, तो ये अपनी फेवर में हो गई और कुल कितनी है 18, तो 3/18 लिखेंगे तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 3/18। अब आगे बात करते हैं, डिब्बा 2 का चुनाव कर लिया तब उसमें से काली गेंद आए, तो ये डिब्बा 2 का चुनाव और उसमें से काली गेंद आती है तो ये फेवर में कुल अपने पास 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/8। अब देखिए डिब्बा 3 का चुनाव तब काली गेंद आई, ये हमने डिब्बा 3 का चुनाव कर लिया और 3 में काली गेंद 1 है, कुल कितनी है 7, तो फेवर बटे कुल, तो फेवर 1 कुल 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/7। अब देखिए डिब्बा 4 का चुनाव, डिब्बा हमने 4 का चुनाव किया तब काली गेंद आए, तो काली गेंद कितनी है 4, कुल कितनी है 13, तो फेवर में 4 कुल कितनी है 13, तो 4/13, तो यहाँ लिखेंगे 4/13। तो इस प्रकार से इनकी हमने मान प्राप्त कर लिए और ये सारे मान अपन यहाँ पे रख देते हैं तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा अपना आंसर। तो देखिए इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी E3 अर्थात 1/4 ही है गुणा डिब्बा 3 का चुनाव और उसमें काली गेंद आए तो 1/7, तो यहाँ लिखेंगे 1/7 अपॉन, अब यहाँ पे देखो डिब्बा 1 का चुनाव की प्रायिकता 1/4 ही है गुणा डिब्बा 1 का चुनाव कर लिया तब काली गेंद आए उसकी प्रायिकता 3/18, तो यहाँ लिखेंगे 3/18 प्लस इसकी प्रायिकता 1/4 ही है गुणा डिब्बा 2 का चुनाव तब काली गेंद आए, 2 का चुनाव तब काली गेंद आए, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/8 प्लस यहाँ पे देखिए अपने पास है इसकी प्रायिकता निकालनी है तो ये तो 1/4 ही है डिब्बा 3 का चुनाव और इसके डिब्बा 3 का चुनाव कर लिया तब हमारे पास में काली गेंद आए, डिब्बा 3 का चुनाव काली गेंद आए 1/7, तो यहाँ लिखेंगे 1/7 प्लस इसकी प्रायिकता 1/4 ही है अर्थात डिब्बा 4 का चुनाव 1/4 ही है गुणा डिब्बा 4 का चुनाव किया तब काली गेंद आए, 4 का चुनाव किया तब काली गेंद आए, तो यहाँ 4/13। ये सारे मान अपने रख दिए। अब अपन इसको हल कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, अर्थात प्रोबेबिलिटी काली गेंद आए डिब्बा 3 से उसकी प्रायिकता, तो देखो 1/4 और यहाँ पे भी 1/4 है, तो सब में अपन कॉमन ले लेते हैं तो वो कट जाएगा, तो यहाँ तो प्राप्त होगा 1/7 अपॉन यहाँ पे 3/18 बचेगा प्लस इसको काट देंगे तो यहाँ पे 1/4 बचेगा, यहाँ पे प्लस 1/7 बचेगा और यहाँ पे प्लस 4/13 बचेगा। और बच्चों एलसीएम लेते हैं या अलग अलग भाग देते हैं और इसको अपन हल करते हैं तो इसका आंसर प्राप्त होगा 0.165 और यही हमारा आंसर है। काली गेंद आती है
कहाँ से, डिब्बा 3 से, उसकी जो प्रायिकता है वो अपने पास में 0.165 और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन को पहचानना है कि बेस से है, बेस से ही क्यों है, घटना में घटना हो अर्थात, और अपन ये बात करें कि ये जो जिसकी प्रायिकता पूछे अर्थात सैंपल स्पेस का विभाजन हो रहा हो और उसका विकल्प मिल जाए और एक घटना हमें घटित हो, उसको हमें ज्ञात हो, तो अपन विचार करेंगे इसको बेस से कर सकते हैं। तो बेस थ्योरम कहती है कि यहाँ पे घटना में घटना हो, सैंपल स्पेस का विभाजन हो, तो अपन किससे करते हैं, उसको बेस थ्योरम से करते हैं। और यहाँ पे यही पूछा है कि काली गेंद आती है, डिब्बा 3 से आए, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो अर्थात यहाँ पे काली गेंद आती है और डिब्बा 3 से आए, उसकी प्रायिकता ऐसे निकालनी। तो पहले तो हमें ये घटनाएं छांट लेना है कि E1 घटना कौन सी है, E2 घटना कौन सी है, E3 घटना कौन सी है, E4 घटना कौन सी है। अगर ये घटनाएं हमने छांट ली और एक घटना तो वही लेनी जो हमें ज्ञात है अर्थात क्वेश्चन में दी हुई है। तो इस प्रकार हमने ये घटना छांट ली, फिर इनकी प्रायिकता ले ली और इस प्रायिकताओं को अपने यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिया, क्योंकि ये बेस का फॉर्मूला है वो अपन जानते हैं, ये वाला कि काली गेंद आए डिब्बा 3 से, उसकी प्रायिकता यहाँ से होती है और यहाँ पे अपने मान रख दिया तो अपने ये आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्विपद बंटन ये दे रखा है का माध्य ज्ञात करना। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे द्विपद बंटन है अर्थात इसको अपन बोलते हैं प्रायिकता बंटन। तो अपन माना यादृच्छिक चर x है, यादृच्छिक चर x है जिसकी प्रायिकता बंटन जिसी को अपन द्विपद बंटन कहते हैं वो हमें दी हुई है b 4 1/3। और ये अपन बात कर चुके हैं कि अगर प्रायिकता बंटन इस रूप में है तो अपन कहते हैं ये बर्नौली है और यहाँ पे n बराबर ये 4 है और यहाँ पे p बराबर 1/3 है। तो q का मान अर्थात ये सफलता की प्रायिकता है 1/3 और q का मान करेंगे 1 - 1/3 तो 2/3 होता है। अब ये कैसे पहचाना, अर्थात द्विपद बंटन है, द्विपद बंटन किसमें होता है, प्रायिकता बंटन में, अर्थात प्रायिकता बंटन किसमें है, बर्नौली में है, ये अपन बात कर चुके हैं। और इस रूप में लिखा होता है BNP, तो ये क्या है, द्विपद बंटन होता है बर्नौली का, जहां B से बर्नौली है, N परीक्षणों की संख्या होती है, P होती है सफलता की प्रायिकता। परीक्षण में सफलता की प्रायिकता की बात करते हैं। तो असफलता की प्रायिकता भी हम यहां से निकाल चुके हैं। अब कह रहा है कि इनका माध्य निकालना है, हमें माध्य निकालना अर्थात प्रत्याशा निकालना, उसको प्रत्याशा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे x यादृच्छिक चर है, x क्या है, यादृच्छिक चर, अर्थात यहाँ पे क्या है, उसके मान यहाँ पे परीक्षणों की संख्या कितनी है, 4 है। तो अपन कह सकते हैं x का जो मान होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार जितने परीक्षण है तो यहाँ पे इस किसके मान हो जाएंगे, x के मान 0 1 2 3। अब यहाँ पे आगे हमें माध्य के लिए पूछा है तो हमें इसकी प्रायिकता भी निकालनी है अर्थात px, और उसके बाद में हमें इनको जोड़ करना है, गुणा करके कैसे वो अपन जानते हैं, म्यू बराबर होता है सिग्मा x px और i लेते हो, i तो i बराबर 1 से लेकर के n, तो हमें क्या मिल जाता है, माध्य मिल जाता है। तो पहले हमें क्या लेना है, x तो हमारे पास में है तो यहाँ पे ले लिया, और px तो इनकी हमें संगत प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए इनको अपन सोल्व करते हैं, इसकी सहायता से माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे तो लेते हैं अपन xi और यहाँ पे उनकी संगत प्रायिकता pxi और यहाँ पे अपन गुणा कर देंगे इनको, अर्थात x और संगत प्रायिकता का यहाँ पे गुणन ले लेंगे। अब देखिए x बराबर क्या लेना है, 0। तो यहाँ पे यादृच्छिक चर हमने 0 1 2 3 4 लिए हैं और परीक्षणों की संख्या यहाँ पे अपन जानते हैं यदि n परीक्षण हो और x सफलता प्राप्त हो रही हो तो सफलताओं की प्रायिकता अपन लेते हैं बर्नौली से NCx, सफलता की प्रायिकता x और यहाँ पे q की पावर n-x। तो इसकी सहायता से अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पे x बराबर क्या है, 0, अर्थात सफलता क्या हुई, नहीं मिली। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, परीक्षणों की संख्या 4, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है परीक्षणों की संख्या 4, ये है n अर्थात 4 है, वो अपन बात कर चुके हैं n बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4c 0,
क्योंकि 0 बार सफलता मिली है, तो 4C 0। P का मान अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 की पावर 0। असफलता 2/3 की पावर 4, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 1 लेते हैं, अर्थात एक बार सफलता x बराबर 1, तो यहाँ पे 4C1 1/3 की पावर 1, और यहाँ पे 2/3 की पावर 4 - 1 तो 3। अब इन दोनों को यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे रख देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 × 4C1, और यहाँ पे 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 3। अब लेते हैं x बराबर 2, अर्थात सफलताओं की संख्या कितनी है, 2 बार सफलता है। क्योंकि n परीक्षण कर रहे हैं तो हो सकता है सफलता ना मिले तो 0, एक बार मिले या 2 बार या 3 बार या 4 बार। तो यहाँ पे 4C2 1/3 की पावर 2, 2/3 की पावर 4 - 2 तो ये भी 2, और इनको दोनों को गुणा करके तो 2 × 4C2 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 2। अब आगे देखिए, या सफलता मिले 3 बार तो यहाँ पे लिखेंगे 4C, x की जगह 3, तो यहाँ पे 3 1/3, अर्थात सफलता की प्रायिकता और उसकी पावर 3, असफलता 2/3 उसकी पावर 4 - 3 तो 1, और इनको गुणा कर देंगे तो 3 × 4C3 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 1। या क्या हो सकता है, या चारों बार सफलता मिले तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4, तो 4C4 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 0, और इसका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 4C4, और यहाँ पे 1/3 की पावर 4। तो ये अपने पास में प्राप्त हो गई x और उनकी संगत प्रायिकताओं का गुणन। और अपन जानते हैं माध्य के लिए, यहाँ पे देखिए माध्य के लिए अपन जानते हैं, तो माध्य म्यू बराबर होता है सिग्मा xi और उनकी संगत प्रायिकताओं का गुणन i बराबर 1 से लेकर के n तक। अपने पास i बराबर 0 से n बराबर क्या है, 4 तक है, अर्थात 0 प्लस यहाँ पे 0 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4C1 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 3 प्लस ये लिखा हमने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे 2 × 4C2 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 2 प्लस 3 × 4C3 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 1 प्लस यहाँ से कर रहे हैं 4C3 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 1 प्लस 4 × 4C4 यहाँ पे 1/3 की पावर 4, और ये पावर अपने पास क्या लिखती है, 0 हो जाएगी, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4C4 यहाँ से सीधा ही 4 × 4C4 और ये लिखा 4 × 4C4 1/3 की पावर 4। इन सबको हमें जोड़ देना है। अब देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। 0 इसका कोई मतलब नहीं है, 4C1 ये 4 होता है इंटू 1/3 की पावर 1 और यहाँ पे 2/3 की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3, तो लिख देते हैं अपन 2 की पावर 3 अपॉन 4 की, यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 4 आधार समान घातें जुड़ गई, तो 3 की पावर 4 प्लस ये प्लस। अब ये 2 ऐसे कैसे, इंटू 2 × 4C2, तो 4C2 का मान होता है 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर, यहाँ इंटू 2 की पावर 2 अपॉन यहाँ पे भी 3 की पावर 4 प्लस यहाँ पे 3 है, तो इसको ऐसे के लिख देते हैं पहले 3 इंटू 4C3 और इसका मान होता है 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा, अपॉन 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, तो 3 की पावर 4 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 4C4 1 होता है तो 1,
और इसी प्रकार यहाँ से लिखेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 ले लेते हैं अपन, कॉमन आएगा सब में, 1/3 तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगा, देखो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा तो ये 32, 8 चौक 32, प्लस ये तो हमने बाहर ले लिया तो ये 4 हो गया, 2 4, और यहाँ पे अपने पास में 4 से 624 और ये 2 करें तो 48 तो 48, प्लस ये तो बाहर ले लिया हमने कॉमन, तो ये 8 और 8 तिया 24, तो यहाँ लिखेंगे 8, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, प्लस यहाँ पे ये ले लिया तो ये 4 इज इक्वल टू 1/3 ऐसे कैसे। अब यहाँ पे देखो 4 4 8 8 16 16 और यहाँ पे 2 है तो 16 17 18, 18 का 8 पावर 1, तो यहाँ पे 1 और 2 तो 3 3 और ये 4 7 7 और 3 10, तो ये 10, ये अपने पास प्राप्त हो गया। अब देखो तो ये 108/3 ये होता है 81, 3 × 3 × 3 × 3 81 होता है। अब अपन इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं 27 से, देखो तो 27 को 4 से गुणा करते हैं, 27 को 4 से करेंगे 7 चौक 28, 2 8 और 2 10, तो ये 4 बार गया। इसी प्रकार 27 को 3 से गुणा करते हैं तो ये अपने पास में 1 और 6 और यहाँ पे 8 तो 81, ये 3, तो यहाँ पे 4/3, तो अपना यहाँ पे माध्य प्राप्त हो गया 4/3 और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस प्रकार से अपन विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, अर्थात हमने ये देखा कि कैसे अपन 13.1 से 13.2 से 13.3 से 13.4 13.5, तो यहाँ पे ये नहीं दे रखा था कि हमें सहप्रतिबंध से करना है, वेद से करना है या हमें बर्नौली से करना है। तो यहाँ पे यह हमें पता भी करना है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, और उसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, माध्य भी निकालना है और यहाँ पे ये दे रखा है, अर्थात यहाँ पे ये बर्नौली भी दे रखा है, तो पहले बर्नौली से हमें सोल्व करना है, फिर उसका माध्य निकालना है, माध्य भी जानते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज मिक्स है, माध्य भी है और बर्नौली भी है। और पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि किस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, कि यहाँ पे क्वेश्चन था तो यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा था कि इसको वेद से करना है, क्वेश्चन को पढ़ा हमने देखा ये वेद से हो गया। तो इस प्रकार से अपन विविध प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आराम से अच्छी तरह से समझते हुए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हमें हिंट नहीं है कि हमें वेद से करना है या हमें किसी प्रकार से और किसी बर्नौली से या और किसी सहप्रतिबंध से हमें करना है। तो यहाँ से हमें पढ़ना है क्वेश्चन को, जो अभी तक हमने समझा है उसके हिसाब से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 33 और 34 को उदाहरणों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम विविध प्रश्नावली 13 के उदाहरण संख्या 35 और उसके आगे के उदाहरणों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।